आज ये द हिंदू की न्यूज़ है और इस न्यूज़ में कहा गया है कि स्टॉप ग्रेडिंग टेररिस्ट एज गुड एंड बैड, इंडिया इन यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें इंडिया इसमें चेयर कर रहा है और उसमें जो है इंडिया ने अपना एक पॉलिटिकल स्टैंडमेंट दिया है कि हमको अच्छा टेररिस्ट और बुरा टेररिस्ट नाम का जो चीज़ है, जो बीमारी है, उससे दूर रहना चाहिए। ये एक तरीके की बीमारी है, क्योंकि टेररिज्म है, उसमें गुड क्या है और बैड क्या है। एक्चुअल में ये गुड एंड बैड टेररिज्म का कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट से आया, जहाँ पे उन्होंने गुड तालिबान एंड बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट दिया। उसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया ने क्या बोला है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस मस्ट नॉट डिक्टेट सच डिसीजन एंड देयर कांट बी एक्सपेक्टेशन और जस्टिफिकेशन फॉर एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म, द कंट्री सेज इन ए कॉन्सेप्ट नोट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो है किसी को बैड और गुड टेररिस्ट नहीं कर सकते। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट जो है, जब लगातार युद्ध करते करते अफगानिस्तान में परेशान हो गया तालिबान से, तो वहाँ पे उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, गुड तालिबान क्या है और बैड तालिबान क्या है। ठीक है, तो उसी तरीके की यहाँ पे बात की है इंडिया ने एक तरीके से, कि जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस है उसको लेके जो है हमें टेररिज्म को नहीं डिफाइन करना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान कहता है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो बैड टेररिस्ट है, पर जो तालिबान है अफगानिस्तान का वो अच्छा टेररिस्ट है। तो इस बात को लेके एक तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है, टेररिस्ट एज बैड आर गुड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस। ये जो कहानी है इसको जो तुरंत ख़त्म करना चाहिए, इंडिया ने यहाँ पे कहा है, सर्कुलेटेड बाय इंडिया इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ बातें इंडिया ने कहा है कि टेररिज्म कांट बी एसोसिएटेड विद एनी रिलीजन, नेशनलिटी, सिविलाइजेशन और इथनिक ग्रुप। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टर्म में ले जा रहा है। इसके क्या मतलब हैं? रिलीजन मतलब यहाँ पे जैसे बहुत बार रिलीजन आधार पे टेररिज्म चलता है। जैसे आप समझ सकते हैं, वर्ल्ड में इस्लामिक जिहाद की बात की जाती है, खालिस्तान मूवमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इंडिया ने वही कहा है कि रिलीजन के आधार पे टेररिज्म को बैड या गुड नहीं कहा जाता। जिस तरह पाकिस्तान खालिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, इंडिया में खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया में सपोर्ट करता है कि भाई वो तो अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के हिसाब से, उस हिसाब से इंडिया ने कहा है कि इसको जो है रिलीजन के आधार पर गुड या बैड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेशनलिटी, कई बार नेशनलिटी के नाम पे लड़ाई चल रही होती हैं। कई बार जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है चाइना अपने एक तरीके से देखा जाए इंसर्जेंसी इंडिया को फेस करना पड़ता है। फिर सिविलाइजेशन और इथनिक ग्रुप, सिविलाइजेशन का आप समझ ही रहे हैं, जो फ़लस्तीन वाला मैटर वो एक तरीके का सिविलाइजेशन मैटर है। वहाँ पे यहूदियों का कहना है कि हम जो पहले यहाँ रहते थे तो ये हमारी यहूदी सिविलाइजेशन की बात है, ज्यू सिविलाइजेशन की बात है। और फ़लस्तीनियन का कहना है कि वहाँ पे अरब रहते थे पहले और फ़लस्तीन बहुत पुराना कंट्री है, तो फ़लस्तीनियन सिविलाइजेशन का इशू है। इथनिक ग्रुप की बात की गई है। कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे कंट्रीज़ में इथनिक ग्रुप को लेके भी कन्फ्लिक्ट लगातार जारी रहता है। और क्या आगे कहा गया है, टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन मस्ट बी कंडेम्ड। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो, या मतलब कुछ भी उसका मैनिफेस्टेशन हो, उसको जो है हमें कंडेम्ड करना होगा। फिर यहाँ पे आगे इंडिया ने क्या कहा है कि द इरा ऑफ क्लासिफिकेशन टेररिस्ट एट बैड, नॉट सो बैड आर गुड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस मस्ट इन इमीडिएटली। अब यहाँ पे आगे की न्यूज़ हम देखते हैं क्या है। इंडिया द करंट प्रेसिडेंट ऑफ 15 नेशन काउंसिल विल होल्ड 2 सिग्नेचर इवेंट ऑन रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड काउंटर टेररिज्म टू चेयर्ड बाय एक्स एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। तो जो अभी जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 15 मेंबर है। सबको पता है कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 जो है परमानेंट। अभी मैं इस पर आगे बात करूंगा कि कैसे जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फंक्शन करती है और कितने मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे जो है 15 मेंबर हैं और इसमें इंडिया भी एक मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। और इसका जो यहाँ पे जो है चेयर किया जाएगा, इसको जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर द्वारा। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे प्रपोज किया है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच प्रिंसिपल एंड वे फॉरवर्ड थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाय टेररिस्ट एक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल कौन है इस समय, एंटोनियो गुटरस हैं, इंडिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटरस हैं। इसके अलावा टेररिस्ट अटैक इन न्यूयॉर्क ऑन सितंबर 11 2001 वेर ए टर्निंग पॉइंट इन द ग्लोबल अप्रोच टू काउंटर टेररिज्म। देखो क्या था ना कि जब तक इंडिया बोलता था वर्ल्ड को कि देखो यहाँ पे टेररिज्म है, टेररिज्म हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तब तक जो इससे बोलता था नहीं जी ये तो आपके इंटरनल मैटर है, इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़ हैं, आप जो संभाल नहीं पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो। फिर क्या हुआ कि एक दिन देखा जाए ओसामा बिन लादेन ने इंडिया की काफ़ी मदद की और ओसामा बिन लादेन ने जो ना फिर जो है पेंटागन पे हमला कर दिया। और उसके बाद जो है यूएसए को अकल आ गई कि हाँ भाई टेररिज्म कुछ होता है। तो इंडियंस को थैंक यू करना चाहिए ओसामा बिन लादेन को कि भाई बढ़िया किया तूने वहाँ बम मार के।
उसके बाद जो है यूएसए को समझ में आ गया कि हाँ, टेररिज्म नाम की कोई चीज़ होती है। तो यही कहा जा रहा है कि 2001 में जो न्यूयॉर्क में अटैक हुआ 11 सितंबर को, 26/11 जिसको बोलते हैं, 11 9/11 सॉरी 9/11 बोलते हैं। उसके बाद यूएसए को अकल आ गई कि हाँ भाई, टेररिज्म नाम की कोई चीज़ होती है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो थ्रेट ऑफ टेररिज्म है, इंडिया ने जो बोला है कि जो थ्रेट ऑफ टेररिज्म है, इट एडेड दैट दीज अटैक हाईलाइट दैट थ्रेट ऑफ टेररिज्म इज यूनिवर्सल। तो एक बात और इंडिया ने बोली है कि जो इस तरह के अटैक्स में बहुत सारे सिटीज़ में, लंदन, मुंबई, पेरिस, न्यूयॉर्क, तो अफ्रीका में है, एशिया में है, या कहीं भी वर्ल्ड के किसी पार्ट में है, तो इससे एक बात समझ में आती है कि भाई जो थ्रेट है टेररिज्म का वो यूनिवर्सल है, यानी कि वो हर जगह है। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि इंडिया के साथ है या किसी और कंट्री के साथ पर्टिकुलर है। तो थ्रेट ऑफ टेररिज्म क्या है? यूनिवर्सल है। इसको जो है एक्सेप्ट करना होगा। एंड टेररिज्म इन वन पार्ट सिर्फ इम्पैक्ट पीस एंड सिक्योरिटी एल्सवेयर। तो एक जगह जहाँ पे टेररिज्म हो रहा है, वो पीस एंड सिक्योरिटी दूसरे पार्ट में भी इफेक्ट कर सकता है। आगे यहाँ पे देखिए और क्या कहा गया है। आगे यहाँ पे कहा गया है, वही बात फिर कहा गया है कि आप जो मोटिव के हिसाब से चीज़ों को नहीं चला सकते हैं, कि आपका मोटिव क्या है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो है टेररिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और इंडिया ने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट नोट वॉइसेस कंसर्न दैट रिसेंट टाइम देयर हैज बीन ए रिसर्जेंस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी इन बोथ रेंज एंड डाइवर्सिटी एज वेल एज इन जियोग्राफिकल स्पेस। तो रेंज एंड डाइवर्सिटी की बात की, जो अभी इन्होंने पहले बोला था कि रिलीजन के नाम पे, इथनिसिटी के नाम पे, रेस के नाम पे, या जो जोग्राफिकल एरियाज हैं, कल्चर के नाम पे, ये जो इस तरह के जो टेररिज्म चल रहे हैं ना, इसमें रेंज और डाइवर्सिटी और जोग्राफिकल एरिया स्पेस जो बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी आप करंट में देखे होंगे कि आईएस मॉड्यूल जो है कोयम्बटूर बम ब्लास्ट में देखे गए। फिर आपके जो है कर्नाटका में जो है, जो हुगली वाला इलाका है, वहाँ पे इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ जो अभी न्यूज़ में आई थी वहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं कि जोग्राफिकल एरिया जो है भी स्पेस जो है बढ़ता जा रहा है टेररिज्म के नाते। और यहाँ पे देखिए एक और बात है कि रिस्क ऑफ रेडिकलाइजेशन, इसकी बात की है इंडिया ने, कि जो रिस्क ऑफ रेडिकलाइजेशन है वो भी जो है एक लगातार इंडिया जो है थ्रेट है। ठीक है। और एक चीज इंडिया यहाँ पे देखने लायक बात जो की है, मेंबर स्टेट हैव इन रिसेंट टाइम आल्सो विटनेस्ड द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल सिस्टम फॉर सर्विलांस ऑफ टारगेट, ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स एंड आर्म। तो यहाँ पे आपने भी पंजाब बॉर्डर पे देखा होगा कि पंजाब बॉर्डर पे कई सारे इस तरह अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है पाए गए हैं, जिसमें ड्रग्स और जो है वेपन्स, आर्म वगैरह पाकिस्तान द्वारा सप्लाई किए जा रहे थे इंडिया में जो है टेररिस्ट एक्टिविटी मतलब जो है आगे बढ़ाने के लिए। और इस तरह की जो चीज़ें आप नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में भी देखने को मिली हैं करंट टाइम में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे हम इसमें बात करेंगे कि और चीज़ें क्या हैं। तो देखो यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन में जो है सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। तो कुल मिला जुला के 15 मेंबर्स हैं। द चार्टर गेव द परमानेंट मेंबर ए प्रिविलेज्ड पोजीशन टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार। सबको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ही जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 की हुई। इसमें फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक इसका ऑर्गन है। और इस ऑर्गन में इस समय क्या है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है और 5 जो है परमानेंट मेंबर है। ठीक है। और परमानेंट मेंबर्स को क्यों दिया गया वीटो पावर? ताकि वो जो है स्टेबिलिटी ला सकें। ठीक है, वर्ल्ड में। द मेन प्रिविलेज ऑफ 5 परमानेंट मेंबर आर परमानेंसी एंड वीटो पावर। तो एक चीज़ और है कि जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, इनको वीटो पावर तो मिली हुई है, परमानेंसी भी है। तो अगर कल रिफॉर्म की बात की जाए तो ये भी होना चाहिए कि इनको वीटो पावर इस तरह दी जानी चाहिए ताकि मतलब पांचों में से चेंजेस करके दिया जाना चाहिए। कभी 3 को दे दिया, कभी 2 को दे दिया, ताकि जो है लीस्ट वीटो होने के चांस। अभी क्या 5 में से एक भी वीटो करता ना तो हो जाती है। अगर ऐसा भी सिस्टम लाया जाए कि 5 में से एक टाइम में एक को ही वीटो मिला है, तो शायद कुछ चीज़ें चेंज हो पाए। मतलब ये ऐसे कर दिया जाए कि इस साल जो है 4 में से 5 में से आप 2 को मिलेगा वीटो। तो हो सकता है वो जो 2 लाइक माइंडेड लोग हैं वो उस चीज़ को पास करवा दें। ठीक है। और बाकी 3 के लिए जो है सपोर्ट लेना पड़े, 3 को भी। परमानेंसी रखी ले जाए, लेकिन वीटो को रोटेशन फॉर्म में भी दिया जा सकता है। एक जो है सुधार किया जा सकता है। देखो नॉन परमानेंट मेंबर सर्व ओनली फॉर 2 ईयर एट ए टाइम एंड गिव वे आफ्टर दैट पीरियड टू न्यू इलेक्टेड मेंबर। ए कंट्री कैन नॉट बी रिइलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग टर्म ऑफ 2 ईयर। तो ये 10 मेंबर हैं। और इसको यहाँ पे क्या दिया गया है कि आप जैसे इंडिया अभी जो है 2 साल के लिए इलेक्ट हुआ है, तो इंडिया का जब टर्म खत्म हो जाएगा ना, इंडिया तुरंत जो है री इलेक्ट नहीं हो सकता है। अब तक इंडिया कितनी बार जो है री इलेक्ट हो चुका है नॉन परमानेंट में? 8 टाइम्स। ठीक है। तो 8 टाइम इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर के फॉर्म में री इलेक्ट हो चुका है। ठीक है। और ये पता होगा कि पहले जो है टोटल जो है 6 नॉन परमानेंट मेंबर थे शुरुआत में 1945 में। फिर जो है 4 नॉन परमानेंट मेंबर जो है 1960s में ऐड किए गए। एग्जैक्ट ईयर है 1966। ठीक है। तो अब तक एक बार जो है नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ाई जा चुकी है, एक ही बार। लेकिन
नॉन परमानेंट मेंबर आर सेलेक्टेड इन मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबको पता है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो लगभग हर जो है कंटिनेंट से सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो 5 मेंबर्स हैं परमानेंट मेंबर, ये जो है ज़्यादातर आप देखेंगे मतलब यूरोप से और वेस्टर्न नेशन से हैं। तो एक इशू ये भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मोस्टली द नॉन परमानेंट मेंबर डू नॉट हैव द वीटो पावर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉन परमानेंट के पास जो है वीटो पावर नहीं होता है। इन टेकिंग डिसीजन द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड बाय वोटिंग, ऑल मेंबर हैव वन वोट। However, the permanent member can vote in negative manner so that even if all permanent member and non-permanent member vote for a particular decision, any permanent negative vote can stall the decision, ठीक है। तो सबके पास एक ही वोट है, लेकिन हाँ नॉन परमानेंट मेंबर ने अगर वीटो कर दिया तो भाई कहानी खत्म है, फिर वो डिसीजन गया तिलंडे में। While there has been a move to abolish or modify the veto system, there is also a realization that permanent members are unlikely to agree to such reform। निश्चित रूप से परमानेंट मेंबर को ये जो है प्रिविलेज मिला हुआ है, तो वो तो भाई नहीं करना चाहेंगे रिफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि नॉन परमानेंट मेंबर जो परमानेंट मेंबर 5 हैं वो कौन कौन से हैं और उसमें सबसे ज़्यादा वीटो पावर किसने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इससे एक बात और पता चलेगी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या वर्ल्ड लेवल पे कौन सा मेंबर जो है बदमाशी ज़्यादा करता है। और एक चीज़ और है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है ऑल मेंबर पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे जो है लिखा है सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे 15 मेंबर हैं और 5 परमानेंट विद वीटो राइट, 10 इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर, ठीक है। डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल यूएन मेंबर, एकमात्र यही ऑर्गन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का जिसका डिसीजन जो है सारे मेंबर्स पे बाइंडिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके कितने ऑर्गन्स हैं। तो जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटरिएट है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि कितने जो है परमानेंट मेंबर है और इसमें मैक्सिमम जो है वीटो किसने इस्तेमाल किया है। तो यूज ऑफ वीटो बाय परमानेंट मेंबर अप टू 1 जून 2018, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पुराना डाटा है, लेकिन देखो नए डाटे में भी एटलीस्ट जो ट्रेंड है, मतलब जो कंट्रियाँ यूज किए हैं वीटो, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि चाइना को लेके वैसे लगातार इसमें वार की पोजीशन में है। तो चाइना को लगातार ऐसा देखा जाता है कि चाइना बहुत एग्रेसिव हो रहा है वर्ल्ड में, फिर भी आप देखेंगे चाइना ने सबसे लीस्ट टाइम वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। चाइना ने 2018 से सिर्फ 11 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया और सबसे ज़्यादा रसिया ने किया है। रसिया ने 135 टाइम, उसका यूएसए जो इसको कहते हैं हम लोग डेमोक्रेसी की जो बात करता है, यानी डेमोक्रेसी बचाने की जो बात करता है, जो अपने आप को कहता है मैं तो डेमोक्रेटिक हूँ जी, वो आदमी ने 84 टाइम यूज कर लिया है, ठीक है, यानी सेकंड हाईएस्ट। और रसिया ने मैक्सिमम टाइम अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। इवन इंडिया को बचाने के लिए भी कई बार उसने जो है खासकर कश्मीर मुद्दे पे वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। तो यूएसए ने लेकिन कुछ ज़्यादा ही बदमाशी यहाँ पे कर रखी है। यूके ने जो है 32 टाइम किया है, फ्रांस ने 18 टाइम किया और चाइना ने 11 टाइम किया है। एक चीज़ यहाँ पे और आप देख रहे होंगे कि जो मेंबर्स हैं 5 परमानेंट, इसमें जो है यूरोप के हैं और एशिया के हैं, ठीक है, 2 कंटिनेंट के। उसके बाद ना आपको अफ्रीका का कोई देखने को मिलेगा, यूरोप के हैं, एशिया के हैं और यूएसए जो है नॉर्थ अमेरिका का है। तो 3 कंटिनेंट के हैं। बाकी ना अफ्रीका से कोई रिप्रेजेंटेटिव है परमानेंट मेंबर्स में और ना ही साउथ अमेरिका से है। तो 2 कंटिनेंट जो है अनरिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उसमें सारे जो कंटिनेंट से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।